कंपनी के इतिहास में चार्टर एक्ट का काफी महत्वपूर्ण भूमिका रहा। चार्टर एक्ट का मतलब होता है किसी भी सॉवरेन पावर या ऐसा पावर जिसके पास लेजिस्लेटिव पावर हो, वह रिटेन डॉक्यूमेंट के द्वारा, रिटेन ग्रांट के द्वारा किसी भी कंपनी को जो विधिक रूप से स्थापित हुआ हो, उसके प्रिविलेजेज और राइट्स, उसके जो अधिकार हैं, उसकी जो सुविधाएं हैं, उनका वर्णन करता है। तो भारत में तो इस तरह से जो चार्टर एक्ट हैं, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास में इन चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकार थे, उन अधिकारों का वर्णन किया, उन सुविधाओं का वर्णन किया, और सने सने एक चार्टर एक्ट से अगले चार्टर एक्ट की ओर जब हम बढ़ते चले जाएंगे तो देखेंगे कि इन अधिकार और सुविधाओं में कैसे कटौती होती चली। जो पहला चार्टर एक्ट आया वो 1793 का, और हर 20 साल के बाद इनके अधिकारों की ब्रिटिश संसद के द्वारा रिवीजन किया गया। तो स्वाभाविक है कि हर 20 इयर्स पर एक चार्टर एक्ट आएगा। यानी एक जो चार्टर एक्ट आता था, वह चार्टर एक्ट 20 साल के लिए कंपनी के अधिकारों को सुनिश्चित करता था, और इसलिए 20 साल के बाद पुनः संसद कंपनी के अधिकारों के बारे में चर्चा करती थी और लगता था तो उसमें संशोधन करती थी। इसलिए पहला चार्टर एक्ट आया वो 1793 में। दूसरा चार्टर एक्ट आया वह 20 इयर्स के बाद कब आएगा? 1813 में, 1813 में। 20 इयर्स के फिर गैप के बाद 1833 में, और लास्ट चार्टर एक्ट आएगा 1853 में। क्योंकि उसके बाद भारत में रिवोल्ट हो गया 1857 का, और इसीलिए अगला कोई चार्टर पास नहीं हो पाया, क्योंकि 1857 के बाद 58 से डायरेक्ट ब्रिटिश रूल स्थापित हो गया। तो चार्टर एक्ट 1793 से जो प्रारंभ हो रहा है वह ब्रिटिश संसद के द्वारा कंपनी के अधिकारों को, उसकी सुविधाओं को अगले 20 वर्ष तक प्रदान करने का एक लिखित मसौदा था। जो सबसे पहला चार्टर एक्ट आया वह 1793 में, और इस समय जो विश्व की परिस्थिति है, उन परिस्थितियों को अगर हम देखें तो फ्रांस में क्रांति हो चुकी है, और फ्रांसीसी क्रांति के कारण वो वहां राजतंत्र को बचाने के लिए राजतंत्र समर्थक जो देश थे, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल था, वो फ्रांस में उस क्रांति का विरोध कर रहा था। तो कहीं ना कहीं एक यूरोप में इंग्लैंड की स्थिति उस फ्रांस के मामले में उलझी हुई थी। आगे चल के अगले चार्टर एक्ट में भी इसका प्रभाव हमको दिखाई पड़ेगा फ्रांस का। तो इस यूरोपीय परिस्थितियों, विपरीत परिस्थितियों में ही यह चार्टर एक्ट 1793 पास हुआ। इस चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद ने जो यह चार्टर एक्ट पास किया, ये इसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने भारत में कंपनी के जो व्यावसायिक अधिकार, सुविधाएं हैं, अधिकार हैं, उसको अगले 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। लेकिन यह सुनिश्चित किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जो कुछ भी
टेरिटोरियल एक्विजिशन करेगी या क्षेत्रीय विस्तार करेगी, वह ब्रिटिश क्राउन के नाम पे, वह अपने नाम पर किसी भी प्रकार के क्षेत्रीय विस्तार नहीं कर सकती। इसीलिए वह व्यावसायिक जो अधिकार थे वो कंपनी के हाथ में थे, लेकिन जो राजनीतिक कार्य थे वह कहीं न कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में करना था। तो एक तरह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का भारत में जो क्षेत्रीय विस्तार था, उस क्षेत्रीय विस्तार पर अंकुश रखने का प्रयास भी था। एक चीज यहाँ पर कहना वाजिब होगा, चूंकि इस एक्ट के द्वारा यह घोषित किया गया कि गवर्नर जनरल, हमने पिट्स इंडिया एक्ट में देखा था कि गवर्नर जनरल के साथ उनकी काउंसिल के 3 अन्य सदस्यों को नियुक्त किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट में चूंकि गवर्नर जनरल के इन काउंसिल में 4 सदस्य थे, उसमें से एक कम किया गया था, और पिट्स इंडिया एक्ट में उनकी संख्या ये कम करते हुए 3 कर दी गई थी। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट में उनको काउंसिल के निर्णयों को खारिज करने का अधिकार नहीं था, वह उसको अमान्य नहीं कर सकता था गवर्नर जनरल। हालांकि उसके पास कास्टिंग वोट था, निर्णायक मत था, और उस निर्णायक मत के द्वारा वह अपने बातों को लागू करवा सकता था। लेकिन अगर काउंसिल के सभी सदस्य एक पक्षीय हो जाते हैं तो वैसी स्थिति में उसका जो निर्णायक मत है वो भी काम नहीं आता। इसीलिए जब लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत आने को हुआ तो उसने ब्रिटिश संसद से अनुरोध किया कि वो भारत तभी जाएगा जब उसको विशेष अधिकार दिया जाए, और इसीलिए 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को स्पेशल प्रिविलेज दिया गया कि वह अपने जो काउंसिल के निर्णय हैं उनको सुपरसीड कर सके। इसीलिए अब हालांकि उसको खत्म भी नहीं किया गया, और 1793 के एक्ट में इसका उल्लेख भी नहीं था, लेकिन गवर्नर जनरल अभी भी उस अधिकार के तहत काउंसिल के जो निर्णय हैं उनकी विशेष परिस्थितियों में अवहेलना कर सकता था। तो यहाँ गवर्नर जनरल और गवर्नर जो प्रेसिडेंसी के गवर्नर्स थे उनको एक तरह से ओवरराइड करने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट चेंज हम देखते हैं जो पिट्स इंडिया एक्ट में और यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि पिट्स इंडिया एक्ट में कहा गया कि जो 3 सदस्य होंगे उसमें काउंसिल के सदस्यों में कमांडर इन चीफ भी होगा। लेकिन 1793 के चार्टर एक्ट में यह घोषित किया गया कि कमांडर इन चीफ गवर्नर जनरल के काउंसिल का सदस्य नहीं होगा, बशर्ते उसको विशिष्ट रूप से उसकी नियुक्ति नहीं हो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। पहले क्या था, मैंडेटरी था कि जो भी कमांडर इन चीफ होगा वह गवर्नर जनरल काउंसिल का सदस्य हो सकता था। लेकिन 1793 के एक्ट ने यहाँ पर चेंज कर दिया, और ये काफी महत्वपूर्ण चीज है कि उसने अब कर दिया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा अगर वह स्पेशली अपॉइंटेड होता है इस काम गवर्नर जनरल की काउंसिल में, तभी वह सदस्य हो सकता है, अन्यथा कमांडर इन चीफ गवर्नर जनरल की काउंसिल का अब सदस्य नहीं होगा, क्योंकि वह गवर्नर जनरल को सुपरसीड करने का, काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड करने का अधिकार था। इसलिए अब वैसी परिस्थिति की जरूरत नहीं। नेक्स्ट जो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि गवर्नर जनरल के काम बढ़ गए थे, अब गवर्नर जनरल क्योंकि दूसरे प्रेसिडेंसी भी पिट्स इंडिया एक्ट के बाद हम देखते हैं कि उनका सुपरविजन का, उन पर नियंत्रण का, उनके बारे में निर्णय लेने का अधिकार था। तो गवर्नर जनरल सामान्यतः बॉम्बे प्रेसिडेंसी से बाहर भी जा सकते, और इसीलिए ऐसी परिस्थिति के लिए 1793 में पहली बार यह व्यवस्था की गई कि गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वह एक वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त कर पाए।
किसके लिए? बंगाल के लिए, बंगाल प्रशासन के लिए। वैसे समय जब वह बंगाल से बाहर दौरा में जाता है, और वे वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा? जो काउंसिल के सदस्य होंगे, जो सीनियर सदस्य हैं, उसी में से किसी एक को वह वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त कर, मान लीजिए कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी के दौरे पे जाना है, मद्रास जाना है, वो जा सकता है, और ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नर जनरल वाइस प्रेसिडेंट बंगाल के जो फंक्शंस हैं उसको देखेगा। तो एक ये चेंज काफी महत्वपूर्ण आपको दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट, पिट्स इंडिया एक्ट में भी इसका उल्लेख है, और अभी भी कहा गया कि गवर्नर जनरल को जो दोनों बाकी प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, उन पर इसको स्पेशल पावर था, और उनके निर्णयों को, चाहे वो मिलिट्री के मामले हो, लेजिस्लेटिव मामले हो, तो इसको गवर्नर जनरल इन काउंसिल को पूरा अधिकार था कि वह उनको एक तरह से निर्देश दे सके, आदेश दे सके, तो डायरेक्शन करने का, और उसको पूरा अधिकार था कि वो उसके निर्णयों के अनुसार चले। यह भी निर्णय हुआ कि जब गवर्नर जनरल मद्रास या बॉम्बे प्रेसिडेंसी में रहेगा, तो उस समय वह सुपरसीड करेगा वहां के जो गवर्नर्स होंगे मद्रास या बॉम्बे के, उनको वह सुपरसीड करेगा। चूंकि गवर्नर जनरल बंगाल का है, इसीलिए चूंकि उसके अधिकार ऑल इंडिया एक तरह से दिए हुए हैं। हालांकि एक चीज क्लियर कर दो कि गवर्नर जनरल अभी भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही है, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं है। वो 1833 के चार्टर एक्ट में होता है, लेकिन उसके अधिकार चूंकि व्यापक हैं, ऑल इंडिया है, कहीं ना कहीं एक अप्रत्यक्ष रूप से, अभी हम नहीं कहें कि पूर्णतः सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर शुरू हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसको एक अधिकार दिया गया कि वह सुपरसीड कर सके मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर्स को, यदि वह वहां उपस्थित रहता है। नेक्स्ट, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कंपोजिशन चेंज हुआ। इसमें एक प्रेसिडेंट और 2 जूनियर सदस्य होते थे। यह जरूरी नहीं था कि वे प्रीवी काउंसिल के ही सदस्य। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज दिखाई पड़ रहा है इंडियन रेवेन्यू के समय, और जिसको हम ड्रेन ऑफ वेल्थ के संदर्भ में भी जोड़ के देख सकते हैं, जो लोग भारत में नहीं रहते, ब्रिटेन में भी रहते हैं, उनकी सैलरी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य हैं, उनके जो स्टाफ हैं, वे कहाँ से चार्ज होंगे? कंपनी से। और कंपनी कहाँ से देगी? इंडियन रेवेन्यू से। तो कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्टली इंडियन रिसोर्सेज थे, उनका ड्रेन था। एक और रेगुलेशन था जो महत्वपूर्ण है कि पहले कंपनी के अधिकारी आते थे और बिना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, या चूंकि इनका जो नियुक्ति करता था जितने भी गवर्नर हैं, और गवर्नर जनरल ऑफ कलकत्ता है, बंगाल है, बंगाल प्रेसिडेंसी का, उनके नियुक्ति क्राउन के द्वारा रिकमेंडेशन ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हो रही है। तो कोई भी जो अधिकारी है या सीनियर ऑफिशियल्स हैं कंपनी के, वे बिना अनुमति के भारत को नहीं छोड़ सकते। इसके पहले देखा जा सकता था कि वे रहते थे, और कभी कभी बिना आज्ञा के वे इंग्लैंड चले जाते थे, दूसरी जगह चले जाते थे, और इसीलिए इसको रोकने के लिए कहा गया कि अगर आपको भारत छोड़ना होगा, तो भारत छोड़ने के पहले आपको अनुमति लेनी होगी इंग्लैंड से, और बिना अनुमति के अगर आप भारत छोड़ते हैं तो माना जाएगा कि आपने अपने सर्विस से रिजाइन कर दिया, त्यागपत्र दे दिया। नेक्स्ट, एक कोड बनाया गया जो नियम के, ताकि भारत के आंतरिक प्रशासन को जो बंगाल का था वो उसको संचालित किया जा सके।
इसमें भारतीय लोगों का और उस क्षेत्र में, बंगाल के क्षेत्र में निवासरत लोगों की संपत्ति, उनके सिविल मामले, उनके अधिकार के संदर्भ में डिसीजन न्यायालय कर सकती थी। आगे चल के हम देखेंगे जब 1833 का आएगा तो कैसे कोड ऑफ कंडक्ट, कोड की बात हो रही है और लॉ का निर्माण शुरू होता है। नेक्स्ट, कंपनी के डिविडेंड के संदर्भ में निर्णय हुआ कि कंपनी को अपने जो लाभांश है उसको बढ़ाने के लिए 10% तक वो बढ़ा सकती है। यह कहा गया कि कंपनी अपने जो खर्चे हैं, अपने ब्याज हैं, अपने लाभांश हैं, जो कंपनी के अधिकारी कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी हैं, वह सब भारतीय राजस्व से पेमेंट करने के बाद लगभग 5 लाख ब्रिटिश पाउंड वार्षिक रूप से ब्रिटिश सरकार को देगी। तो ब्रिटिश सरकार भारत से, देखिए, इतने सभी कुछ कहीं ना कहीं भारत से ड्रेन हो रहा है। जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी सैलरी, यहाँ के खर्चे, कंपनी के जो एस्टैब्लिशमेंट खर्च है, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको देने के लिए लाभांश है, वेतन है, भत्ते हैं, और इसके अलावा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल हैं उसके मेंबर्स हैं, उनके सर्वेंट्स हैं, उन सबकी सैलरी देने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह सुनिश्चित किया कि कम प्रति वर्ष उसको 5 लाख ब्रिटिश पाउंड मिलना चाहिए। यह सब कहाँ से जा रहा है? भारत से। तो कहीं ना कहीं हमको यह ड्रेन ऑफ वेल्थ उस समय से ही, हालांकि वो तो पलासी के साथ ही शुरू हो गया था कि जिस तरह से क्लाइव के बाद लूट खसोट शुरू हो गई, वह ड्रेन शुरू हो गया था। यह भी कहा गया कि क्राउन, यह जो निश्चित रकम है ब्रिटेन को देने की, उसको भारत में अगर आवश्यक हुआ कि यहाँ रक्षा के क्षेत्र में खर्च करने के लिए, तो ब्रिटिश क्राउन के या ब्रिटिश संसद की आज्ञा से इसमें डिफेंस के क्षेत्र में इसको खर्च किया जा सकता है। जैसा कि मैं ऊपर कह चुका हूँ, वही चीज है कि जो भी व्यय होंगे, ब्याज होगा, कंपनी के लोन पर जो ब्याज देने हैं, उसके लाभांश हैं, कर्मचारियों के सैलरी हैं, सब भारतीय जो रेवेन्यू है एक्सचेकर उससे दिए जाने। कंपनी को यह अधिकार दिया गया कि वह व्यक्तियों को और जो कंपनी के दूसरे एम्प्लॉय हैं उनको भारत में व्यापार करने के लिए लाइसेंस जारी कर सकते, और इस तरह से वह इस मामले में अधिकार दे सकती थी। कंपनी के अधिकारी भारत में दूसरा व्यापार, और इसके साथ चीन के साथ जो अफीम का व्यापार था उसमें लोग काफी संलग्न हुए हैं। और यह इस समय से लेके आपको 18 लगभग 40s के दशक तक काफी अधिक जो अफीम का व्यापार था वो चीन के साथ। और अंतिम जो प्रावधान है इस 1793 के एक्ट का, पहली बार, चूंकि इसके पहले रेवेन्यू ऑफिशियल को जुडिशियल पावर भी था, अब उसने और राजस्व अधिकारियों से वह जो न्यायिक कार्य था वो वापस ले लिया, और इसीलिए जो पहले माल अदालत स्थापित हुए थे वे सभी अदालत अब समाप्त कर दी। तो जुडिशियल पावर, रेवेन्यू के मामले भी अब जो न्यायिक अधिकारी थे, जुडिशियल अधिकारी थे, उन्हीं के पास चला गया। जो रेवेन्यू और उसको अलग करने का प्रयास नहीं हुआ। तो यही है आपके चार्टर एक्ट 1793 जिसकी हम चर्चा कर रहे थे।